अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 36,000 को पहुंचने वाली है, जबकि जो अमवात हैं वो तकरीबन 770 से इजाफा हो चुका है। उनमें टेस्टिंग हमारी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 13,000 तक अभी तक हम पहुंच सके हैं। मैक्सिमम जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है, हालांकि दावे तो 20,000, 40,000 और 50,000 तक के भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इस सिनेरियो में कोरोना वबा पर पार्लियामेंट का इजलास सोमवार से ऑनवर्ड जारी है। सेनेट का इजलास भी 2 हो चुके हैं, 2 कौमी असम्बली का इजलास हो चुके हैं, लेकिन इस इजलासों के दौरान कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव तजावीज़ सामने ना आ सकी, ना हुकूमत की तरफ से ना अपोजिशन की तरफ से। हुकूमत को लाएमल भी वाज़ेह तौर पर अपोजिशन को मुतमईन ना कर सकी। दे के आज शिबली फराज साहब की तरफ से, जो कि कायदे अवान सेनेट में, उन्होंने एक बड़ा हैरानकुन दावा किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन कोरोना के मामले पर हुकूमत पर दबाव डाल के, लॉकडाउन के लिए बल्कि कर्फ्यू के लिए दबाव डाल के चाहती है कि मुल्क की मईशत तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, और इससे अपोजिशन को एनआरओ लेने में फ़ायदा मिल सके। ये बड़ा उन्होंने सख्त संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि एनआरओ के लिए अपोजिशन कोरोना वबा को इस्तेमाल कर रही है सियासत के लिए। और इसके अलावा अगर अपोजिशन लॉकडाउन का कह रही है, सख्त लॉकडाउन का कह रही है, वो एनआरओ के लिए कह रही है, तो फिर डॉक्टर्स जो मुसलसल कह रहे हैं कि लॉकडाउन सख्त किया जाए, वो किस चीज़ के लिए ये दबाव डाल रहे हैं हुकूमत पे, ये भी बड़ा अहम सवाल है। दूसरी जानिब कोरोना पर सूबों की कारकर्दगी से छिड़ने वाली 18वीं तरमीम की बहस लगता है अब शायद सिमट जाए, चूँकि आज बाबर एवान साहब ने सेनेट में पॉलिसी बयान दिया है कि 18वीं तरमीम के हवाले से कोई भी बिल या मुसवदा हुकूमत की टेबल पर मौजूद नहीं है। तो क्या अब ये बहस सिमट जाएगी, चूँकि इस इजलास के दौरान भी मुसलसल 18वीं तरमीम मौजूद बहस बनी रही है। और नैब का जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में, जो आजकल काफ़ी मुतहरिक। आज शाहिद हकान अब्बासी को बुलाया था और शेख रशीद साहब नैब के बारे में दावा कर रहे हैं कि ईद के बाद नैब डबल टार्जन बन जाएगा और हुकूमत के लोग भी गिरफ्तार होंगे। लेकिन इस पर भी आज बाबर एवान साहब ने वजाहत की है कि किसी भी किस्म की जो एहतसाब के हवाले से एहतसाब का लॉकडाउन नहीं होगा और नैब के पर नहीं काटे जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये भी खबरें हैं कि लाहौर में एक अहम बिजनेसमैन जो खुद नैब की तहवील में रह चुके हैं, उनके घरों पे जो मुलाकातें होती रही हैं, वहाँ असद उमर साहब खुद जाके मिले हैं फ़ारूक नाइक साहब से और शाहिद हकान अब्बासी साहब से, नैब कानून के हवाले से, तरमीम के हवाले से। तो फिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, अगर मान लिया जाए दावा दुरुस्त बाबर एवान साहब का। और नाजरीन, आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है तालीम का। एक तो आज वजाहत आ गई है, जो इजलास हुआ वज़राए तालीम का, उसमें यह फ़ैसला हुआ है कि 9वीं और 11वीं के जो तलबा हैं उन्हें प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लासेस में, यानी 10वीं और 12वीं में। और 10वीं और 12वीं के जो तलबा और तालिबात हैं उन्हें उनके 9वीं और 11वीं के नताइज जो बिल तरतीब बनते हैं, उन नताइज की बेसिस पे उन्हें आगे प्रमोट किया जाएगा। हाँ, किसी की 2 सप्लियाँ यानी कि 40% अगर वो मज़ामीन में फ़ेल है तो फिर उसे पास किया जाएगा ग्रेस मार्क्स के साथ, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ामीन अगर कोई फ़ेल है तो फिर उसके लिए एक खुसूसी इम्तिहान होगा। तो ये पॉलिसी आज एजुकेशन के बारे से सामने आई है। और साथ ही साथ इस वक्त एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, वो है आज शाहिद हकान अब्बासी साहब ने एक सवाल उठाया कि अगर मेरे एहसासों का सवाल हो रहा है तो लाहौर में भी किसी का घर बन रहा है, तो ये किसका घर बन रहा है, इसे कौन फाइनेंस कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ जा रहा है। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा NFC अवार्ड पे सिंध ने जो अवार्ड तश्कील दिया गया है उसे मुस्तरद कर दिया है। हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू हैं शर्मिला फ़ारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद है अज़मा बुहारी साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब की, और सदाकत भाई साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज जो शिबली फराज साहब ने कोरोना वबा के हवाले से अपोजिशन पे एक इल्ज़ाम लगाया, बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, सुन लेते हैं क्या करें वो। क्या ये अपोजिशन चाहती है कि हम पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दें? कुछ पार्टीज चाहती भी यही हैं कि वो इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए खुदा ना खास्ता और उनको कोई एनआरओ मिल जाए। ये अज़मा बुहारी साहिबा, एनआरओ का इल्ज़ाम तो आप पे पहले दिन से इमरान खान साहब लगा रहे हैं। ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा था कि कोरोना वबा के मामले को भी आप लोग अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे एनआरओ के लिए, तो शिबली फराज साहब ने आज इल्ज़ाम लगाया। बहुत शुक्रिया समर। देखिए, पहले तो मेरी गुजारिश ये है कि इन बेचारों को इल्ज़ाम लगाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। कंटेनर पर भी सिर्फ इल्ज़ाम, और अब फिर हुकूमत में आके भी इनकी इल्ज़ामात वाली रविश जो है वो नहीं बदली। आपने जो मतलब यकीन कर लिया, आपको ये पता होना चाहिए कि वज़ीर इत्तलात जो होता है
वो वजीर गलत इतलात होता है। सो उनका ये कहना कि हमें कोई इससे आप भी फायदा पार्टी के चाहिए, सेक्रेटरी इतलात हैं बाय द वे। हाँ, तो मैं अपनी सेक्रेटरी की इतलात अपनी पार्टी की हूँ ना, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ कि हुकूमत में जब सब कुछ अच्छा नहीं होता, फिर दौसा शिकवान साहब भी बाय द वे जाने से कोई 1-2 घंटे पहले तक भी कह रही थी मुझे कोई नहीं हिला सकता, और असद उमर साहब भी। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ, जो सीरियस बात है इसके ऊपर वो ये है कि आप ये देखिए कि इकोनॉमी की हालत इस कोरोना के आने से पहले क्या थी। आप जरा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो पढ़िए, जिसके अंदर उन्होंने खुद कहा कि इकोनॉमी जो है उसका पहले ही बेड़ा गर्क हो गया था। और आपको ये भी याद होगा कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को जो है 1 पॉइंट समथिंग और 2 पॉइंट समथिंग के बीच में वो कह रहे थे इकोनॉमी होगी कोरोना से पहले। तो ये या तो इकोनॉमी का इन्होंने बेड़ा गर्क 5.8 से जो ये 1.3 के ऊपर ले आए हैं, उससे पहले ही इकोनॉमी का भट्टा तो ये खुद बिठा चुके थे। और आज अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसके अंदर 43% पौने 2 साल में कर्जों में इजाफा हुआ है। हम जो कर्जे लेते रहे वो बिजली के मंसूबों में इस्तेमाल हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुए, जिसके ऊपर दोबारा अब ये तख्तियां लगा के अपनी तस्वीरें खिंचाते हैं। ये अपने खर्चे पूरे करने के लिए कर्जे ले रहे हैं। सो ये इकोनॉमी की हालत तो पहले ये है, एक छोटी सी जिस्ट मैंने दी। लेकिन ये इजलास बुलाया गया था आपको बुखारी साहिबा, जी हाँ, इजलास बुलाया गया था, आप कोई तजावीज़ देते कोरोना वबा के वाले से, आप उल्टा हुकूमत पे दबाव डाल रहे हैं एनआरओ के लिए। ये तो इस मकसद के लिए तो नहीं आप इजलास बुलवा रहे थे कहीं? नहीं, वो एनआरओ का नाम आपने आज शिबली साहब के मुंह से सुन लिया है, उनको गलती होगी, डांट पड़ी होगी। जब से वो इनके अपने चहेतों के नाम निकलने शुरू हुए ना, तब से इमरान खान साहब ने एनआरओ का नाम लेना छोड़ दिया है। आपको याद होगा पहले वो बहुत एनआरओ, मैं नहीं दूंगा एनआरओ नहीं दूंगा, और उसके बाद जो है वो जब से अपने परिंदों के आटा में, चीनी में, अद्वियात में, इन चीजों में नाम आने शुरू हुए और पता चला, उसके बाद वो एनआरओ की टेप जो है वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी। मेरी गुजारिश ये है कि हम तो भुगत रहे हैं ना समर, हम तो भुगतेंगे आगे भी। इनका जो इंतकाम है उसको, इनके बुक्स को तो हम भुगतेंगे। बात यह है कि ये क्या कर रहे हैं। अगर देखिए अपोजिशन का काम है कि हम इनकी तवज्जो दिलाएं इश्यूज के ऊपर। बहुत सारी खाकान नवासी साहब की तकरीर देखिए, वो बार बार पॉलिसी मांगते रहे। साद रफीक साहब की तकरीर देखिए, उन्होंने हर बात के ऊपर इनको सजेशन दी। उन्होंने कहा क्वारंटीन सेंटर करें, ओवरसीज की बात की। बाकी अब ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी बड़े पर्टिनेंट सवाल किए। सवाल करना हमारा फर्ज है। और अगर ये सियासत जो है वो डेली के ऊपर होती रही है, सियासत जो है वो ये फरमाते रहे हैं, जब कोई यहाँ मौका था हड़ताल पे चले जाते थे, हम सियासत नहीं कर रहे हैं। चले, सिर्फ सवाल पूछना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, मुतबादल देना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। शर्मिला फारूकी साहिबा, ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम आया है आज अपोजिशन पे कि आप कोरोना जैसे हसास मामले पे, जिसमें 770 लोग अपनी जानें दे चुके हैं, 36,000 के करीब पाकिस्तानी इस वबा में मुब्तला हैं आज इस वायरस की वजह से, और आप हैं, अपोजिशन है कि इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहती है एनआरओ के लिए। ये बड़ा घिनौना इल्ज़ाम आप पे लगा आज। जी शुक्रिया समर अब्बास साहब। देखिए, शुरू दिन से पीपल्स पार्टी ने तो इस पर सियासत हरगिज़ नहीं की। और पहले दिन से जब पहला केस कराची के अंदर नमूदार हुआ था, उस वक्त से हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस ये है कि किस तरीके से लोगों की जानें इस वबा से बचाएं। हाँ, हमारी कुछ गुजारिशात और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रही हैं जो हम एनसीसी में उसके हवाले से बात करते रहे, जो आज तक कुछ पूरी हुई हैं, कुछ ना पूरी हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर हमने हमेशा सच बात कही कि कितने केसेस हैं, कितनी अमवात हुई, कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं। और नेशनल असेंबली का सेशन बुलाने का मकसद और मतलब ये था कि वहाँ पर वजीर आजम साहब, जो इस मुल्क के इंसिडेंटली वफाकी वजीर सेहत भी हैं, वो आएंगे, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे, बताएंगे कि इस तरीके से हमने इस वबा को काबू करना है, इस तरीके से हमने सूबों की मदद करनी है, इस तरीके से हमने लोगों की जानें बचानी, इस तरीके से हमने लोगों का रोजगार बचाना है। लेकिन वजीर आजम साहब तो मेरा ख्याल है कि उनके पास शायद इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कोई काम है जो कोरोना वायरस है, और उनको ये गवारा नहीं है कि वो नेशनल असेंबली के सेशन के अंदर आए और अपनी हुकूमत की जानिब से कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अभी शिबली फराज साहब की बात सुनाई कि वो कह रहे हैं जी क्या चाहते हैं कि कर्फ्यू लगा लें, इकानमी कोलैप्स हो जाएगी। भाई, ये वबा आने से पहले आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी 3% से कम रेशो के ऊपर जीडीपी के ऊपर ग्रोथ कर रही थी, लेस देन 3%। और हु की इस वक्त जो एक फिगर सामने आया है वो ये कहते हैं कि जी इकोनॉमी जो है वो 1.5 के ऊपर जाके कहीं इस फिस्कल ईयर के अंदर काम करेगी। यानी इस वक्त आपकी जो शरह अमवात है वो 2.2,
आप क्या करना चाहते हैं? आप 1.5 को बचा के 2 तो लोगों को मारना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में लोगों की जानें कीमती नहीं है? प्राइम मिनिस्टर की जान बहुत कीमती है। उन्होंने बेहतर समझा कि इस वबा से बचो। वो भी तो आपके बारे में कह रहे हैं कि आपको कोरोना वबा और इश्यूज पे आपको एनआरओ ज्यादा कीमती है, और आप पे इल्जाम लग रहा है कि आपको इस वबा और सीरियस इश्यूज पे एनआरओ ज्यादा आपको मुकद्दम है। नहीं, देखिए, हमने तो शुरू दिन से एक बात कही कि हमारे लिए लोगों की जानें ज्यादा कीमती हैं। ठीक है, इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, देर से होगी लेकिन जरूर होगी, और उसके लिए भी हमने गुजारिश यही वफाक से की है, आप कोई छोटे ताजरों के लिए, वो जो डेली वेजर्स हैं, छोटी फैक्ट्रियां हैं, उनके लिए कोई पैकेज अनाउंस करें। लेकिन वजीर आजम साहब ने बहुत जरूरी समझा कि वो जाके अपने जो करता धरता लेफ्ट एंड राइट पे जो कंस्ट्रक्शन मामला बैठा है उसके लिए एमनेस्टी स्कीम दे दी। उन्होंने छोटे ताजरों के लिए भी स्कीम आई है शर्मिला फारूकी साहबा, जो छोटा कारोबार स्कीम है वज़ीर आज़म की, वो उसमें बिल्कुल इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए, बिल्कुल उसमें किया गया 3 माह के बिजली के बिल जो छोटे कारोबारी हजरात हैं, जो छोटे सनतकार हैं, उनको माफ किए गए, गवर्नमेंट की तरफ से पे किए जाएंगे। 3 माह के बिल्स के हवाले से यही ऐलान हुआ है। वो आज से 3 महीने बाद भी कहां से बेचारे पैसे नहीं, वो क्रेडिट किए जाएंगे उनके बिल्स में। 2000 रुपए का गैस का बिल और 3000 रुपए का बिजली का बिल ये माफ कर देते। पेट्रोल की में जो कीमतें कम हुई है उसमें कितना इनके खजाने के अंदर जा रहा है? 3-3 अरब रुपए तो ये चीनी की सब्सिडी के अंदर दे देते हैं। ठीक है, चले आपका फिर उनको वजारतों में तरक्की भी, चले पॉइंट आपका आ गया, ये नहीं बिजली और गैस के बिल माफ नहीं कर। ठीक है, सदाकत अली बासी साहब वो कह रहे हैं अवाम की ज़िंदगियां हमारे लिए ज़्यादा मुकद्दम है, और आप कह रहे हैं कि एनआरओ का इल्ज़ाम इस मौके पे आके, जब आपको यूनिटी की फ़िज़ा बरकरार रखनी है, और इस मौके पे आके एनआरओ का इल्ज़ाम लगाना, लगता है आपको कोई इतना संग दिल होगा, किसी के सीने में इतना पत्थर दिल होगा कि वो कोरोना के मामले पर आपको दबाव में ला के आपसे एनआरओ मांगेगा? बहुत शुक्रिया समर, मैंने दोनों की गुफ्तगू सुनी है। देखिए, अगर सीरियस बात करनी है तो जमहूरियत में 2 गाड़ी के 2 पहिए, एक हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है। हुकूमत जो उसके बस में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है वो कर रही है। अब ऑपोजिशन का थोड़ा सा मैं ज़रा बात कर लूँ, जिन्होंने ये इजलास बुलाया था। शहबाज शरीफ साहब वहाँ से आए थे यहाँ हमें कोरोना से बचाने के लिए और लड़ने के लिए। तब से आज तक उन्होंने सिर्फ उनको अंदर देखा है, कमरे के अंदर वो मास्क पहन के बैठे हुए। असम्बली का इजलास बुलाया, उसमें वो कोई तशरीफ़ नहीं लाए क्योंकि उनको जान को ख़तरा है, लड़ने आए थे। नहीं, कोरोना से क्या कोई तलवार लेके लड़ना है, डंडा लेके सड़कों पे निकल के तो नहीं लड़ना ना सर, वो तो आवाम के साथ खड़े होने के लिए तो कहते हैं। लंदन में वो बैठे थे वहाँ जहाँ पे वो हमारे वो एवन फील्ड के फ्लैटों में, जहाँ पे वो मशहूर ज़माना फ्लैटों में वहीं रहते। यहाँ आके उन्होंने कुछ करना था। चलें, अब मुझे अगली बात करना है वापस आए कि बिल फर्ज वो आके उन्होंने कहा जी इजलास बुलाएं, जी इजलास बुलाएं, इजलास बुलाएं। इजलास बुलाया, वो खुद तशरीफ़ नहीं लाए, वो सेल्फ क्वारंटीन में बैठे हुए। चले, मान लिया। मुझे आपसे सवाल है, इनसे सवाल है, पूरे इजलास में हम तो जो कर रहे हैं ऑपोजिशन ने कहा था इजलास बुलाएं, वो हमें तजवीज़ देंगे। तकरीरें मैंने सुनी, शायद खान साहब की भी तकरीर सुनी, जो तकरीर कम और वो जुगतियाँ ज़्यादा लग रही थी। आपने ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर सुनी, ख्वाजा साद रफ़ीक बोले, सारे बोले। मुझे एक तजवीज़ ऑपोजिशन की तरफ से बता दें कि हुकूमत ये करे तो ये होगा, जिसके लिए बासी ने आपसे पॉलिसी भी मांगी थी। वो कहते मुझे एक पेज दिखा दे आपकी पॉलिसी क्या है। भाई, हमने तो सुना था कि ये 35 साल के तजर्बाकार, पता नहीं इन्होंने क्या 30 मारने, हमें बताएंगे। देखिए ना, सवाल करना और बात है, वो तो आप भी कर रहे हैं। अगर ये सीजनड और एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, एक्सपीरियंस किस बात का आप सबको पता है, वो आजकल शहबाज साहब के चल रहे हैं हुकूमत में रह के, सीएम पंजाब के घर के नौकरों 18-18 हज़ार के नौकरों ना, मैं गलत बात इस पे बहस और तरफ जाएगी, कल इस पे तफसीली बात है, कल हमने इस पे तफसीली बात की। ये कौम का इशू नहीं है, मैं उनके घर के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं उस पैसे के बारे में बात कर रहा हूं। आपसे मैं जो सवाल कर रहा हूं, आपके सवाल पे आ रहा हूं कि जो शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑपोजिशन की तरफ से एक काबिल अमल, चलो ना काबिल अमल तजवीज़ ऑपोजिशन की तकरीरों से बता दें जो उन्होंने की हो। सिर्फ वावेला करना, शोर शराबा करना। आपसे पॉलिसी भी तो मांगते रहे ना, तो पॉलिसी है ना, किस आप पूछें क्या पॉलिसी मांगते? पॉलिसी शायद अब्बासी ने ऑन फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट आपसे पूछा, उन्होंने कहा मुझे एक पॉलिसी बता दें, क्या पॉलिसी? जवाब सुने, हिकमत अमली क्या? 50 दिन लॉकडाउन रखा, चीजें तैयार की। आप मुझसे पूछे कितनी क्वारंटीन की फैसिलिटीज हैं, कितने आइसोलेशन बेड्स हैं, कितने अस्पताल हैं, कितने मास्क हैं, कितने वेंटिलेटर हैं, ये। उसके बाद 1200 अरब रुपया, जरा थोड़ा मौका दे, 1200 अरब रुपया हमने देना है। किसको देना है? 144 अरब रुपया दे रहे हैं जो लोग इंतहाई गरीब हैं,
जिनके रोजगार के हैं उनको दे रहे हैं, छोटे कारोबार SMEs को हम दे रहे हैं, 35 से 40 लाख कारोबारों को बेनिफिट दे रहे हैं, 280 अरब की गंदम खरीद रहे हैं, 50 अरब। आप सुनते जाए, ये सारी पॉलिसीज हैं। शाहिद खान साहब कहाँ होते हैं? उनको क्या हमने कोई जादू करना है? मुझे बताएं ना, उनसे पूछें कि आपको कोरोना की आपने मुराद सईद को खड़ा कर दिया, केमिस्ट्री है जो बायोलॉजी है वो बताएं, और क्या बताएं? आपने कोरोना पे ब्रीफ करने के लिए मुराद सईद को खड़ा कर दिया, जो नहीं मुराद सईद का क्या कोई शाहिद खान से कम है कि जी वो न्यूयॉर्क का गवर्नर आके हमारे मॉडल को फॉलो करेगा। वो मॉडल आपका खान साहब साबका वजीर आजम है, उनका एहतराम है। मुराद सईद वजीर है, वो वजीर क्या कह रहे हैं कि भाई न्यूयॉर्क का गवर्नर हमारा मॉडल फॉलो करेगा, वो मॉडल जिससे 3 दिन बाद आज आप रिवाइज करने की बातें कर रहे हैं कि लॉकडाउन हमने नर्म किया, आज ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। तकरीर में से लोगों ने SOP पे अमल दरामद नहीं किया। शाह महमूद साहब ने तकरीर की, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन करने की बातें कर रहे हैं। सुने, शफकत महमूद साहब ने तकरीर की, पूरा एक्सप्लेन किया, बाकी साहब ने तकरीर की। मुराद सईद का महमूद तो सिंफता करने की बातें कर रहे हैं सर। किसी कोरोना वबा पे बहस हो रही है, ताया के नाम पे नहीं आया। कोरोना वबा पे बहस हो रही है, कोरोना वबा पे बहस हो रही है, वो सिंफता करने की बातें कर रहे हैं, वो कराची फतह करने की बातें कर रहे हैं सर। लॉजिक बताओ, आज आपने NRO की बात कर दी, कराची की बात कर रहे हैं। सिंध की जब बात हो रही है, हम कहते हैं हमारे सिंधी भाइयों के लिए मरकज से 550 अरब रुपया हेल्थ का गया है, वो कहां है? आज उस हेल्थ कैपेसिटी से, आज उन किटों से, आज उन वेंटिलेटर से सिंध के सिंधियों का इलाज होना था। ये सवाल पूछना कहां की बदतमीजी? मुझे बताएं, पहले तो ये बताएं ना, मुराद सईद ने जो सवाल पूछे वो क्या गैर अखलाकी है? नहीं, गैर अखलाकी की बात तो मैंने भी नहीं की, गैर अखलाकी बात मैंने कहा वो कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क का गवर्नर आके हमारे मॉडल को फॉलो करेगा। वो मॉडल जिसे 3 दिन बाद आज आप खुद की मिसाल की बजाय आज आप खुद बहस कर रहे हैं, सिंध पे सवाल कर रहे हैं, तो क्या 5.5 खरब रुपया सिंध का चला गया है सेहत पे? सवाल नहीं बनता, हम वहां की ऑपोजिशन है। नहीं, केपी को नहीं मिले पैसे? नहीं, केपी का तो सवाल नहीं है ना, हमसे बता दीजिए। केपी भी आज केपी भी आपसे इस कोरोना वबा में खैबर पख्तूनख्वा भी आपके एडिशनल फंड मांग रहा है। सवाल करे, पंजाब भी आपसे एडिशनल फंड जवाब देंगे। आज पंजाब भी आपसे फंड मांग रहा है। हमारा सवाल है, आपकी अपनी हुकूमत है वहां पे ना, आज पंजाब में आपकी अपनी हुकूमत है ना, उनको भी एडिशनल फंड चाहिए कोरोना वबा में। आज केपी में आपकी अपनी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की पिछले 7 साल से आपकी वहां पे हुकूमत है, वो भी आपसे एडिशनल फंड मांग रहे हैं ना। आप सवाल करें ना, आपसे जवाब मिलेगा। तो ये सवाल करूं ना आपसे, सिंध को फतह करना। भाई सिंध में फतह करने की बात की ना शाहबाज कुरैशी ने, सिंध में अगर ज्यादती हो रही है, इस कोरोना वबा के चैलेंज से लड़ना आपने, आपने सिंध फतह करना है। सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना फैल रहा है, आबादी के लिहाज से सिंध की प्रोपोर्शन हाई है, हमें परेशानी है। हमने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद डेवोल्यूशन होगी पावर, और उसको उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बस हो गया। बात तो ज्यादा केपी के अंदर है ना। नहीं, अब बात अलग बात है ना। इनफैक्ट मैं कह रहा हूं केपी के में भी परेशानी है, मैं नहीं कह रहा खुशी है, पूरे पाकिस्तान में परेशानी सर, वो सबकी लेकिन आप परेशानी, आप सियासत कर रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी वाले वहां पे सियासी बातें कर रहे हैं। आप NRO का कह रहे हैं ना, NRO किसने मांगा है? NRO का देखो, NRO की बात अलग है, ये तो उन्होंने एक अलग बात की है। मैं उसी बात पे तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे ना, इसी पे तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे ना। हुकूमत फेल हो और इन पर दबाव बढ़े और इनके केसेस माफ हों, कभी माफ नहीं होंगे ना शहबाज शरीफ साहब के, ना नवाज शरीफ साहब के, ना सरदारी साहब के, ना पीपल्स पार्टी के। केसेस के हवाले से भी आएंगे, नैब के हवाले से भी आएंगे। मुझे पहले समझ जवाब, जो कुछ बातें इन्होंने की हैं मुझे उसका जवाब देना है, मुझे कुछ करेक्शंस करनी है। देखिए जी, मेहरबानी। पहली तो बात यह है कि ये जो कुछ खुद करते रहे हैं ना, इनका ख्याल ये है कि हमें भी वही करना चाहिए, हमें भी कंटेनर पकड़ लेना चाहिए। अगर जो हमारी हुकूमत के अंदर ये आया हुआ था, डेंगू आया था, तब आपको पता है डेंगी बरादरान और ये और वो और क्या क्या करते रहे इमरान खान साहब। हमारे दौरे हुकूमत में अगर खुदा ना खास्ता कोरोना आया होता, अभी तक धरना अनाउंस हो गया होता, अभी 3-4 जलसे उन्होंने कर दिए होते। हम वो नहीं कर रहे थे। जब इस शहबाज शरीफ ने आके दी थी कि पेट्रोल की कीमत कम करो, उसी ने कहा था कि आपके जो है बिल्स के अंदर सब्सिडी दो, उन्होंने ही कहा कि कर्जे जो है आगे करो। इनको तो जब तक शहबाज शरीफ साहब वापस आए 24 मार्च के करीब, उस वक्त तक इन्होंने तो कमेटी देखी आपकी कब बनाई, इनकी तो तैयारी शुरू कब हुई। और तैयारी का आलम यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जरा कमेंट्स पढ़िए, उन्होंने क्या कहा है, वो इसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस लेके बैठे हुए हैं। ये कारकर्दगी बताते हुए थोड़ा सा ये देखिए। अब इनकी मुझे हैरत यह है कि इनको बताना पड़ेगा पॉलिसी क्या होती है। इनको ये नहीं पता कि पॉलिसी क्या होती है। आपसे ये नहीं कहा, पॉलिसी आपसे पूछा यह है कि आपने कोरोना से लड़ना कैसे है। अब आपने वो हमने पैसे दे दिए 12-12 हज़ार एक महीने, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, ये पॉलिसी है? इसको पॉलिसी कहते हैं। इनको मालूम ही नहीं है पॉलिसी किस बला का नाम है, गवर्नमेंट कैसे की जाती है। वो कहते हैं जो मैं समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं, बादशाह सलामत को। वो तो आप कुछ तजावीज दे देते ना उस्मा बुखारी साहबा। उस्मा बुखारी साहबा इस इजलास के अंदर सिर्फ
तनकीद तो नहीं करनी थी, आपने तजावीज भी देनी थी। तजावीज आपकी तरफ से क्या आई है? पैरेलल देना होता आपने ना, मुतबादल देना होता आपने। नहीं, गलत बात है। तजावीज शहबाज शरीफ साहब एज ऑपोजिशन लीडर जब उन्होंने आकर मीटिंग्स की, पार्टी को पार्लियामेंट की बात कर रहा हूं। किया, हमने हमारा काम नहीं था समर पीपीज बांटना। हमने 31,000 पीपीज बांटी हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमने राशन बांटे अपने जो है बुखारी साहबा, आप मेरे सवाल को समझी नहीं है। मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि पार्लियामेंट के अंदर आपने कहा गवर्नमेंट आपको कोई पॉलिसी नहीं दे सकती, गवर्नमेंट की जो भी डायरेक्शन है वो गलत है, तो आप उन्हें मुतबादल दुरुस्त सिमत तो बताएं आगे पार्लियामेंट के अंदर ना कि ये दुरुस्त सिमत आप गलत सिमत में जा रहे हैं, वो भी तो नहीं बताया आपने ना, सिर्फ तनकीद बराए तनकीद। हमें नहीं ऐसे नहीं होता ना समर, ऐसे ना करें। मुझे ये बताइए, या तो हमें पता चले ये कर क्या रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो हम कहें यहाँ ये नहीं ठीक किया, ये कर लें। हमें पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। वजीर आजम साहब जो है वो वजीर सेहत भी हैं, क्या अमर मान्य है कि वो हाउस में नहीं आते। अपोजिशन लीडर आपको बड़ा याद में आ रहा है, अपोजिशन लीडर का आना ज्यादा जरूरी है कि महकमा वजीर सेहत वजीर आजम तो पाकिस्तान में होना चाहिए, उसको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। हो क्या रहा है, अब मैं आपको एक पंजाब की भी एग्जाम्पल देती हूँ। पंजाब में भी हमने रिक्वेशन किया था इजलास पर, आपकी इतला के लिए अर्ज है। प्रॉब्लम यह है कि पंजाब की खबर आप तक लोग जाती नहीं। पंजाब के अंदर बगैर किसी वाइंड अप स्पीच के इजलास खत्म कर दिया गया। वजीर सेहत साहिबा से जो हमने सवालात किए थे, कुछ हमने सजेशंस दी थी क्वारंटीन के हवाले से, कुछ हमने हॉस्पिटल्स के हवाले से कहा पॉलिसी बदले। ये हमारे कहने पे हुआ कि होम क्वारंटीन कर दें, खुदा का वास्ता दहशतगर्द। वो इजलास पे तो आप स्पीकर से गिला करें, इजलास पे तो आप स्पीकर से गिला करें जो आजकल आपके बड़े करीब है। बहरहाल मुझे जरा एक और सवाल करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है जरा 18वीं तरमीम की तरफ ही बात करते हैं, क्योंकि इसी कोरोना वबा के मामले पर ही एक बहस शुरू हुई 18वीं तरमीम की। आज बाबर एवान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे वाजे किया है कि 18वीं तरमीम के हवाले से किसी किस्म का हुकूमती टेबल पे कोई मुसवदा नहीं है। उन्होंने क्या वजाहत दी, जरा ये सुन लें। आईनी तरमीम 18वीं के बाद 14 बिल इस वक्त पेंडिंग है जो कहते हैं कि तरमीम करो। इसमें उस तरमीम में तरमीम के लिए 26 प्राइवेट मेंबर्स बिल कौमी असेंबली में मौजूद हैं। आज जब मैं इस ऐवान में गुफ्तगू कर रहा हूं तो हुकूमत के टेबल पे 18वीं तरमीम के हवाले से कोई तरमीमी बिल नहीं है। अब जब बाबर एवान साहब ने वजाहत कर दी है कि 18वीं तरमीम के वाले से किसी किस्म का मुसवदा हुकूमती टेबल पर मौजूद नहीं है, तो क्या ये बहस अब सिमट नहीं जानी चाहिए? इस पे हम शर्मिला फारूकी साहबा का जवाब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू नाज़रीन। एक तरफ कोरोना वबा के हवाले से बहस चल रही है, मुल्क के अंदर सियासी पॉइंट स्कोरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। ये तनकीद है कि कंस्ट्रक्टिव तजावीज़ नहीं आई, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी नहीं बताई। पार्लियामेंट के अंदर 4 दिन से सिर्फ बहस ही हो रही है और एक दूसरे पे तनकीद ही हो रही है। ऐसे में WHO की तरफ से जो एक स्टडी आई है, ये बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस की वबा शायद कभी ख़त्म ना हो सके। ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है अभी तक की जो स्टडी सामने आई है, और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि लोगों को इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखना पड़ेगा। और ये भी बताया गया है कि ये वायरस एक और वबाई शक्ल इख्तियार कर सकता है। यही वजह है कि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद इसकी वैक्सीन कोई ना भी आ सके। वैसे तो यही कहा जा रहा है कि 2021 के आखिर में कोई वैक्सीन शायद आ जाए, लेकिन अब ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई वैक्सीन इस पर मौसर साबित ना भी हो सके, हमें इसके साथ रहना पड़े। ये तो एक स्टडी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। 18वीं तरमीम की बात हुई थी शर्मिला फारूकी साहबा ब्रेक से पहले, लेकिन इस पर आप ही के बहुत सारे लोग पिछले हफ्ते से 18वीं तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर बात करते रहे। मैं चाहता हूँ ज़रा वो भी आपके सामने रख दिया जाए, सुनाइए जरा। मेरी तो समझ ये आई है कि कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दें, कोरोना खत्म हो जाए। बिल ले आए, हम कल 18वीं तरमीम खत्म कर देते, कोरोना से पाकिस्तान को बचा लेते। 18th अमेंडमेंट का NFC अवार्ड का अगर इस वक्त आप डिबेट खोलना चाहते हो, आपके पास जीतने वाला पोजीशन में नहीं है। 18th अमेंडमेंट आज उसका बार बार रेफरेंस देके क्या अचीव करने की कोशिश कर रही है हुकूमती पार्टी। तो शर्मिला फारूकी साहब, फिर ये बहस आज से सिमट जाएगी, बंद हो जाएगी? चूंकि वजीर पार्लिमानी अमूर ने तो वाज़ेह कर दिया अब 18वीं तरमीम के हवाले से कोई भी मुसवदा गवर्नमेंट की टेबल पे नहीं है। देखिए समर, ये जो डिबेट छेड़ी थी ये भी हुकूमत की ही लोगों ने छेड़ी थी, और हम उस वक्त भी ये बात कह रहे थे कि इस वक्त किसी और बात करने की गुंजाइश नहीं है। इस वक्त अगर आपने डिबेट करनी है और अगर आपने किसी बात पे डिस्कशन करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पे होनी चाहिए
कि कोरोना वायरस से किस तरह पाकिस्तान में लोगों को बचाया जा सके, लोगों का रोजगार किस तरह बहाल किया जा सके। लेकिन ये हुकूमती जो नुमाइंदे थे जो मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर और मीडिया से बातचीत करना बार बार कहते थे कि जनाब ये 18वीं तरमीम ना होती तो शायद कोरोना वायरस से हम बेहतर तरीके से लड़ सकते, या हमारे पास वफाक के पास इतने वसाइल हैं नहीं डिफेंस स्पेंडिंग के बाद कि हम कोई और काम करें, और सूबे अब हमसे क्यों मदद मांग रहे हैं। लेकिन आज जब वजाहत आ गई बाबर इवान साहब की, ये काफ़ी है, मुतमईन अब आप इसके बाद के अब कोई ऐसा मसला नहीं होगा? देखिए, अगर आपने 18वीं तरमीम पे बात करनी तो आप करें, लेकिन किसी मौजू वक्त पे करें जब मुल्क में हर चीज सही जा रही हो। आपने डिबेट करनी करें, आपने एनएफसी वार्ड की रिकंस्ट्रक्शन करनी उसके ऊपर बात करें, आप अपने नंबर्स लेकर आए असेंबली के अंदर। वो तो सिंध ने मुस्तरद कर दिया मामला, जो 10वां एनएफसी वार्ड था। कई माह डिस्कशन के बाद और 90-100 से ज्यादा मीटिंग्स के बाद यूनानिमसली असेंबली ने पास की थी। तो इस तरीके से नहीं होता कि आप बैठे बैठे आपको कोई दिमाग के अंदर कोई एक फतूर उठे और आप कहें कि नीचे 18वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए, और 18वीं तरमीम, क्योंकि 18वीं तरमीम से सूबे जो हैं वो एम्पावर हुए हैं, मजबूत हुए हैं। जब 18वीं तरमीम नहीं थी और सेहत का महकमा वफाक के पास था तो आपका पॉइंट 5 अशारिया जो है हेल्थ स्पेंडिंग होती थी। आज सूबों के बाद जब हेल्थ गई है तो आज सूबों के बाद मैं सिंध के हवाले से कह सकती हूँ 3rd लार्जेस्ट स्पेंडिंग जो है वो हेल्थ के हवाले से है। सही है। और मेरे ख्याल है कोरोना वायरस ने अनफॉर्चुनेटली ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी है कि हम दोबारा से इसके ऊपर डिबेट करें और सोचें कि आइंदा आने वाले दिनों में हमें शायद मजीद और हमें हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ानी पड़े, ताकि आइंदा के दिनों में हम ज्यादा इक्विप हों कि खुदा ना खासा कोई ऐसी वबा आ जाती है या कोई ऐसा इन्फेक्शियस डिजीज आ जाता है तो अपने लोगों को बचा सकें। ठीक है सदाकत भाई साहब, 10वें कौमी मालियाती अवार्ड के हवाले से जो तश्कील थी उस पर सिंध ने एतराज़ उठाया है मुशीर जो ख़जाना है उनके हवाले से कि वो चेयर नहीं कर सकते, वो वज़ीर ख़जाना को ही करना चाहिए, जो कि वज़ीर ख़जाना का पोर्टफोलियो तो खुद प्राइम मिनिस्टर के पास है। तो वो तो मुस्तरद हो गया मामला। अब क्या फिर दोबारा ऑर्डिनेंस ला के मामला आगे चलाएंगे या इसको दोबारा से इत्तेफाक की राय पैदा करने की कोशिश करेंगे आप? बहरहाल 18वीं तरमीम की जितनी डिबेट है, पीपल्स पार्टी या PMLN का हक है कि वो उसको दिफा करे, और हमारा हक है कि हम उसको क्रिटिसाइज भी करें और उसको तब्दील करने के लिए भी कोशिश करें। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड जब ये दोनों इस असेंबली में हमारे साथ ना हो तो हम ये नहीं कर सकते। पहले इस डिबेट को तो इस तरह करें, कोई आसमानी सहीफा भी नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते। डिबेट क्यों हुई है? डिबेट इसलिए हुई है कि सूबों के और मरकज़ की कैपेसिटी की बात हुई है। इस वबा की सूरत में सूबों ने क्या करना है और मरकज़ ने क्या करना है। एक मैं और बात करने जा रहा हूँ, जो शायद ये जो बाकी पार्टियां हैं, PTI कौमी जमात है। हमें सिंध कराची से भी वोट पड़ा, बहुत भरपूर वोट पड़ा। हमें पंजाब में भी हमने सबसे ज़्यादा सीटें ली, हम KPK में भी लीडिंग पार्टी, लिहाजा हमारा एक मौक़िफ़ कौमी है। जबकि PMLN सिर्फ पंजाब की हद तक है, पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध रूरल तक है, और बाकी पार्टियां भी कम या ज़्यादा पड़ा तो यानी वो सूबाई पार्टियां हैं। नहीं, मैं पॉइंट समझे, वो सूबाई पार्टियां हैं, उनका ख्याल है कि सूबों के पास फंड ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हम एक पूरे पाकिस्तान की पार्टी हैं। हमारा मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ है, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी जमहूरी है, हमारा भी जमहूरी है। इससे पहले भी तरमीमें हुई हैं, अब भी हो सकती हैं। पिछले 5 साल आपके पास भी एक ही सूबा था। जहाँ तक जी पिछले 5 साल में आपके पास भी एक ही सूबा था, लेकिन हम सूबा एक होने की बात है। अब जिस तरह PMLN को KPK में पश्तून बेल्ट में कोई वोट नहीं देता, सिंध में कोई वोट नहीं देता, कराची में कोई वोट नहीं देता, तो मिला था ना सर। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टी का वोट बैंक होता है ना। हम चूंकि हमें सारे सूबों के सारे लोगों का ज्यादा ख्याल है, इसलिए हमारे यहाँ सूबाइयत जरा कम नजर आती है। यहाँ आपको पता है जाग पंजाबी जाग के नारे भी लगते रहे, इस तरह की बातें भी माजी में आपके सामने। तो ये पहली दफा पार्टी है जो पूरे मुल्क की पार्टी आई है, लिहाजा हम समझते हैं कि मरकजी हुकूमत के पास ज्यादा इख्तियार होना चाहिए। जो वबाएं इस तरह की आती हैं ये सूबे हैंडल नहीं कर सकते। नहीं, वबा तो है ही सब्जेक्ट ही, लेकिन अब वबा फेडरल का है ना। लेकिन सारी सूबों का जो हेल्थ का बजट है डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद, यानी 18वीं तरमीम के बाद उधर चला गया। ये डिबेट करना कोई गुनाह नहीं है, डिबेट करें, लेकिन फिलहाल हुकूमत कोई ऐसा तब्दील करने का इरादा। शर्मिला साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही, क्विकली ऐड कर रहे हैं। मेरे भाई मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मेहनत से बात करते हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं सूबाई हुकूमतों की बात नहीं है। ये 18वीं तरमीम उस वक्त लाई गई थी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत मरकज में थी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब थे और उनके पास तमाम अख्तियारात थे बहैसियत सदर, लेकिन उन्होंने खुद 18वीं तरमीम को सपोर्ट किया और सूबों को अख्तियारात मुंतकिल किए, क्योंकि सूबों में एक एहसास महरूमी थी। ये बात कहना कि जी देखिए शर्मिला साहब, मुझे
आपके मौकफ पे कोई एतराज नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि आपका हक है, आप इस पे बात करें, हमारा जमहूरी हक है, हम इस पे बात करें। मैं सिर्फ एक बात करने लगा, जो पाकिस्तान ने रिलीफ पैकेज ने दिया है वो $8 बिलियन का है। आप दुनिया के बेशतर ममालिक का कंपैरिजन कर लें, फेडरल गवर्नमेंट ने इस वबा से निपटने के लिए सूबों की मदद की है, और जो स्टिमुलस मदद नहीं की, चले अस्मा बुहारी साहब की तरफ में $8 अरब का है, जो समर हमारे बजट का 15% है, जो इंडोनेशिया, फिलीपीन और दीगर मुल्कों के मुकाबले में भी ज्यादा है। हम अपने सूबों का ख्याल रखेंगे। चले अब ये डिबेट को अपने बुहारी साहब ये बता दें मुझे कि सेहत का इशू सूबाई है, और आपने सूबाई किया, आपके 18वीं तरमीम ने किया, चला उसका एहतराम। बाबर अवाद साहब ये भी बता रहे थे कि 26 प्राइवेट मेंबर बिल्स पहले से अपोजिशन की तरफ से 18वीं तरमीम के हवाले से आ चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर। अब आके ये कहना कि गवर्नमेंट छेड़ना चाह रही है, वो कह रहे हैं आपके अपने लोग इस चीज को छेड़ना चाह रहे हैं, डिबेट इस पे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जरा ज्यादा हार्ड लाइन है, पीएमएलएन की थोड़ी सी जरा सॉफ्ट है, चूंकि पहले आपके दौर में भी ये कहा जाता रहा कि एनएफसी में शेयर मरकज का ज्यादा होना चाहिए सूबों की निस्बत। शुक्रिया जी, मेरी याद आ गई कि मैं भी प्रोग्राम में हूँ। मेरी सिर्फ यहाँ पे गुजारिश है कि अगर काम किए हो ना, तो सिर्फ बातें करके जो है वो लोगों को कन्विंस नहीं किया जा सकता। काम किए हुए लोगों को नजर आते हैं, जो नए अस्पताल बने, जो नई फैसिलिटीज जो हैं वो बनी, वो इस वक्त सब देख रहे हैं। अब ये यहाँ से अंदाजा लगाइए, गैर मामूली हालात में, ऐसा इकबाल साहब ने बड़ा अच्छा एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा गैर मामूली हालात में हमें गैर मामूली नालायक लोग मिले हैं, और उसका अभी आपने मुजाहरा देखा। एक तरफ वो दावेदार हैं हम वफाक की पार्टी हैं, हमें बड़े वोट मिले हैं, वो सारी दुनिया को पता है कि कराची में जो है वो शहबाज साहब के हल्के में मुस्तरद वोट जो है वो उनकी तादाद क्या थी और किस तरह से 25 के इलेक्शन में जो हुआ था वो सारी दुनिया को पता है। अब यहाँ पर एक तरफ ये दावेदार है कि हम वफाक की पार्टी है, दूसरी तरफ डिक्टेटरशिप का आलम ये है कि हम सूबों से सब कुछ छीनना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान वजीर आजम है, उसकी जो है वो खजाने में सब कुछ चला जाए, सूबे जो है वो मांगते रह जाएं। ये इससे अंदाजा लगाइए कि ये कितने कंफ्यूज्ड और नालायक लोग हैं। यहाँ पर पहले हुकूमत में आने से पहले इनको डेवोल्यूशन भी अच्छी लगती थी और वो बड़ा अच्छा काम होता था डेवोल्यूशन में 18th अमेंडमेंट के ऊपर। यही सवाल मेरा आपसे भी है। आज पंजाब में 1.25 साल होने को आए हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शंस ये नहीं करा सके, बल्दियाती आते ही इदारे खत्म कर दिए, और आज इस काबिल नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन कराएं। इनको पता लग जाएगा गली मोहल्ले के अंदर इनके साथ होता क्या है। मेरी गुजारिश ये है कि आपने थोड़ा सा अनफेयर किया, आप जरा ये शुरू करते फवाद चौधरी से, जब ये आए थे ना तब से शुरू करते, और आप देखते कि वक्तन फवक्तन इनके लोग, हुकूमती लोग जो हैं वो 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो है वो जलगार करते थे। अच्छा, पहले जब ये बात करते थे तो हमें समझ नहीं आती थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों कहती है कि 18th अमेंडमेंट के खिलाफ है। बाद में खुल के सामने आए कि इनका प्रॉब्लम क्या है, काम इनसे होता नहीं, इनको जितने मर्जी अरबों दे। अस्मा बुहारी साहबा, आज जो आप बात कर रही है कि तहरीक इंसाफ का, आज जो आप बात करी तहरीक इंसाफ का मौकिफ जब वो अपोजिशन में थे कुछ और था, आज जब हुकूमत में है कुछ और है, तो यही बात पीएमएलएन पे भी फिट आती है। जब शायद हकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, वो एनएफसी में सूबों के शेयर के हवाले से वो भी तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे कि सूबों के पास कम शेयर जाना चाहिए, वफाक के पास ज्यादा होना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल साहब भी से बात कर चुके थे कि इस तरह से निज़ाम नहीं चल सकता। आपके वज़ीर ख़ज़ाना थे, आज आपकी लाइन गो के डिफरेंट है। नहीं, ऐसी नहीं है। देखिए 18th अमेंडमेंट ना बहुत बड़ी अमेंडमेंट है। हमने ये तो अभी खुल के ये नहीं बता पा रहे कि ये करना क्या चाहते हैं। इनका वही पॉलिसी की तरह इनको ये नहीं पता पॉलिसी होती क्या है। यहाँ पर गुजारिश ये है कि हमने, खाकान अब्बासी साहब ने भी ये कहा, जरा आप प्लीज गौर से सुन लीजिएगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा ये बात करना चाहते हैं, एनएफसी पे बात हो सकती है, बैठ के देखा जा सकता है क्राइसिस क्या है और कितने जो है वो अखराजात कितने हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। उस पर तो किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन ये पहले दिन से जो 18th अमेंडमेंट के ऊपर गलगार कर, इनके पास एक रेजोल्यूशन कराने की कैपेसिटी नहीं है समर साहब। ये अपोजिशन के बगैर जो है ना ये कोरम पूरा नहीं कर सकते, इनका ये आलम है। और यहाँ पर चले हैं ये 18th अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर वो करने के लिए, तो ये बातें हैं, इल्जामात हैं, लैक ऑफ कैपेसिटी है और नलायक। पीएमएलएन अगर सपोर्ट ना करे तो ये हुकूमत नहीं कर सकती। पीएमएलएन अगर सपोर्ट ना करे तो 18वीं तरमीम हुकूमत नहीं कर सकती, उसमें रिवर्स किसी भी सब्जेक्ट को। चूंकि आपकी पार्टी अगर आपकी पार्टी पार्टियों की नहीं होती, आपकी पार्टी नहीं, नंबर्स पूरी पार्लियामेंट तरमीमें नंबर से होती है, पार्लियामेंट के अंदर नंबर से होती है, और नंबर तब पूरे होते हैं जब अगर पीएमएलएन अपोजिशन से वोट कर दे तो फ्री हो सकती है। बड़ी फनी बात, 2/3 एक तरफ हम 2/3 चाहिए, एक तरफ हम इतने नालायक हैं, नायल कुछ कर नहीं सकते, और एक तरफ जो कुछ होता है हम करते हैं। नैब इनको पकड़े, उसके पीछे नैब न्याजी, अदालतें इनको पकड़े, उसके नैब पे भी आ जाते हैं। अगर पनामा का केस आ जाए, मैं नैब पे ही आ जाता हूं। आपने नैब का जिक्र छेड़ दिया, मैं नैब पे ही आ जाता हूं। आज बाबर अवाद साहब ने नैब के हवाले से भी वजाहत की है कि नैब के पर नहीं काटे जा रहे,
वो क्या वजाहत थी, जरा ये भी सुन लें जी। ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम ले लो, नैब ऑर्डिनेंस दे दो। मैं इस पे भी आज खुल के हुकूमत की बात कर देता हूं कि इमरान खान के जमाने में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में कोई दो बातों का ख्याल दिल में ना लाए। एक कि एहतसाब के कौमी इदारे के पर काट दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरा कि एहतसाब के अमल में कोई डेडलॉक आ जाए और कोई लॉकडाउन आ जाए, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। अब एक तरफ बाबर इवान साहब आज दावा कर रहे थे कि एहतसाब के अमल में किसी किस्म का लॉकडाउन नहीं होगा, कोई डेडलॉक नहीं आएगा, पर नहीं काटे जाएंगे नैब के, लेकिन पसे पर्दा मुलाकातों का सिलसिला जारी है। असद उमर साहब मुलाकातें कर रहे हैं, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब से मिले हैं, फारूक अजनायक साहब से मिले हैं, लाहौर में एक बिजनेसमैन के घर पे जो खुद नैब को भुगत चुके हैं वहां मुलाकातें हो रही है, वहां बातचीत हो रही है। मुझे अगर सर शेख रशीद साहब ने इस बात की तस्दीक की ना, आप जरा सुन लेना। कल प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने बात की है बड़ी वाज़ेह। पहले सुन लें शेख साहब क्या बता रहे हैं, सुन लें पहले। देखें, मैंने प्राइम मिनिस्टर से परसों डायरेक्ट बात की है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। नमाज पढ़ने वाले थे, मैंने कहा जी असद मुलाकातें कर रहा है, को आपको पता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब मीटिंग्स हो रही हैं, असद उमर कर रहा है और मेरे नोटिस में है। ये शेख साहब 1 मई का वाकया बयान करे, प्राइम मिनिस्टर से पूछा, प्राइम मिनिस्टर ने तस्दीक की कि असद उमर कर रहे हैं बातें। कल 13 मई का प्राइम मिनिस्टर हाउस में हम 8 से 10 लोग बैठे हुए थे। अच्छा। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात थी हमारी इसी मुख्तलिफ इश्यूज़ पे। तो बड़ी कैटेगोरिकली मैं आपको बताता हूँ जो जहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, किसी कीमत पे नैब के कानून में कोई तरमीम नहीं हो रही, ख़ासकर जिसका इशारा हमारी पार्टी में किसी पे इल्ज़ाम आए या दूसरी पार्टी में किसी सियासतदानों पे आए। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स और वो बिजनेसमैन के हवाले से एक बात जो चल रही है वो भी मेरा ख्याल है कि देखें वो अब इस बात पे ये अगर मौक़िफ़ ले लिया जाए कि पीटीआई किसी वजह से भी एहतसाब के प्रोसेस को ठंडा खुल के बात करें, पसे पर्दा मुलाकातें क्यों हो रही है? असद उमर साहब प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से उनके नोटिस में उनकी मालूमात पे जाके मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, मुझे इसका क्यों हो रही है? मेरे इल्म में ऐसी कोई मुलाकात नहीं है ना। अगर ऑपोजिशन से कोई मुलाकात करनी है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं मुलाकातें क्यों हो रही है? फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ओन स्टेटमेंट दैट किसी किस्म की नैब के कानून में कोई तब्दीली नहीं। सर कोई तब्दीली, एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि सख्ती करेंगे, अगर नैब पे रखेंगे। अभी 5 मई को आपका एक ऑर्डिनेंस आया है, कंपनीज ऑर्डिनेंस, उसमें आपने वो शिकी निकाल दी उस कंपनीज एक्ट के अंदर से कि जिसमें प्ली बार्गेन करने वाले शख्स पे पाबंदी थी, वो किसी भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं हो सकता। ये नैब का कानून की बात नहीं कर रहे, मैं एहतसाब की ओवरऑल बात कर रहा हूं। प्ली बार्गेन कौन करता है? प्ली बार्गेन कौन करता है सर? कौन करता है प्ली बार्गेन? देखें आप नैब करता है ना। देखें, हमारी जिम्मेदारी है, हमने कानून में रिफॉर्म करना है, सारे सिस्टम की इस्लाहत लेके आनी है। नैब का कानून जो पीपल्स पार्टी ने 5 साल रखा, नून लीग ने 5 साल रखा और बड़े शौक से रखा। 2010 में आइन की सारी तरमीमें कर दी। हम समझते हैं कि ये रहे ताकि हमारी पार्टी में भी कोई करप्ट है उसका भी हाल इनकी पार्टी को लोग क्विकली जरा ऐड करते हैं, मैंने ब्रेक पे जाना फिर। जी जी, अल्लाह की शान है कि बाबर अवान साहब हमें एहतसाब और नैब के ऊपर लेक्चर देंगे। अल्लाह की शान है जुल्फी बुखारी जो है वो दूसरों के लिए जो है वो बातें करता फिर रहा है, जो खुद सबसे बड़ा जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग के उसके ऊपर FIR उनकी फैमिली के ऊपर मौजूद है। और आटा चीनी चोर वाले जो है वो तो आपके सामने ही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस इन्होंने हमसे जब पहले बात करनी शुरू की और हमारे से इन्होंने तरमीम ली, उसके ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो सका था, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस तरह हमारे अब अपनी बारी आई है तो 5 साल से पहले टैक्स मामलात पे भी ना जाएं। 5 साल से पहले जो है वो ये तमाम टैक्स मामलात नैब नहीं देखेगी। ये ऑर्डिनेंस ये लाए ना जो लैप्स हुआ, और अब दोबारा से चूंकि वो ऑर्डिनेंस की जो है मुद्दत खत्म होगी, जिसको इमरान खान साहब ने कहा कि जो है वो मेरे दोस्तों को भी प्रॉब्लम होता है इस नैब के प्रॉब्लम इससे ऑर्डिनेंस के जरिए। उस ऑर्डिनेंस को आपकी पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया है, उस ऑर्डिनेंस पे आपकी पार्टी बहुत खुश थी। ये शहजाद अकबर साहब ने वाजे किया कि जो हमारी मुलाकातें हैं PMLN से, पीपल्स पार्टी से, सब ने उसे सपोर्ट किया है, सब खुश थे, सबने सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस था। नो समर साहब, आपको गलत फहमी हो रही है। हमने जो रिकमेंडेशन उसके अंदर दी थी वो किसी को भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। चेयरमैन नैब की जो एक इख्तियार है जिसको आज वो डंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे लोगों को वो है वो आपकी तजावीज को शहजाद अकबर साहब ने अबू बचाओ उठा लेते हैं। अबू बचाओ मुहिम का ऐसा करार दे दिया, बाय द वे वो कह रहे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमें किसी सूरत भी।
मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सिर्फ 2 जुमले आप मुझे अनइंटरप्टेड कहने दें, ये इंपॉर्टेंट बात है। पिछले जी जब बातचीत हो रही थी नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर, हमारे साथ इनका इत्तफाक राय नहीं हो सका था, तभी बिल नहीं आया ना, ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, क्योंकि बिल तो पास कराने की इनकी हैसियत नहीं है। और अब जब वो लैप्स हुआ है तो अब ये फिर से सोच रहे हैं करना क्या है। लेकिन जिस पैरामीटर्स पे हमें देखा गया वो इन्हीं पैरामीटर्स पे इनको देखा जाएगा, उन्हीं पैरामीटर्स पे देखा जाना चाहिए। ठीक है, चले मुझे एक ब्रेक करता हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके बात करते हैं, ब्रेक से आवाज उठाएं करप्शन के खिलाफ, ब्रेक से वापस आके बात कर लेते हैं, करप्शन किया, ब्रेक से वापस आके बात कर लेते हैं, जिस जिसने करप्शन किया अंजाम खतरनाक होना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आज परवेज रशीद साहब ने एक बड़ी अहम बात कर दी। अहम तो इसे मैं इस अंदाज में कह रहा हूँ कि उन्होंने दुआ के वाले से जो कि अल्लाह और इंसान का मामला है उस पर सवाल उठा दिया। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू द शो। आज शायद हकात अब्बासी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पे एक सवाल उठाया है कि एक घर बन रहा है लाहौर के अंदर, उसका खर्चा कौन उठा रहा है। वो क्या सवाल था, ज़रा सुनाएंगे। शहजाद अकबर साहब का इख्तियार क्या है, वो कौन है, ये पाकिस्तान को नहीं पता, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। क्या वो नैब से उनका ताल्लुक है, FIA से है, या इमरान खान ने कोई नया इदारा बना लिया है? अगर नया इदारा बनाया है तो मैं भी उसको एक दरखास्त देना चाहता हूँ, उसकी भी तफ्तीश कर ले। लाहौर में एक घर बना है, वो किसने बनाया है, किसके पैसों से बना है, ये तफ्तीश भी कर ले। अब वो जिस घर का इशारा कर रहे हैं वो ज़ाहिर इमरान खान साहब का लाहौर में एक घर की तज़ीन और आइश हुई, दोबारा उसकी रिकन्स्ट्रक्शन हुई है। उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कहा था कि मेरा तो तनख्वाह में गुजारा ही नहीं होता, वो क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी सुने जी। महंगाई का दौर है, जो तनख्वाह मिलती है उससे मेरे घर के खर्चे पूरे नहीं होते। सर ये आमदन से ज्यादा सासों को केस पे रहता है, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ आने वाला है। तो देखिए, मैं इस बात को, शायद खकान साहब के मुकाबले में मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं उनकी इस बात को तस्लीम करता हूँ। हर वज़ीर-ए-आज़म के बारे में सवाल पूछना कौम का हक है, और वज़ीर-ए-आज़म का ये ना हो कि मेरे असासे मेरी दौलत से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, ऐसा नहीं। इमरान खान को जवाब देना चाहिए। इमरान खान साहब के बारे में कोई सवाल आए, कोई एसेट लेकर आए और बियॉन्ड आ गया ना सर, सवाल पूछ लिया, वो तो सवाल है ना। जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बारे में सवाल हुआ और पूरी एक ब्रिगेड, इसके पीछे कोई और है, अदालतों को पीछे कोई और है, इन 5 जजों को क्या इख्तियार है, और फिर वो आपको तहरीक चली, वो तहरीक चली, मुझे क्यों निकाला, जिसमें अदालतों की तस्दीक, सवाल उठे, मुतमईन करना होगा। अगर ये मुतमईन नहीं होते, कोर्ट में जाएं, जैसे हमने नवाज शरीफ को सजा दिलाई है करप्शन पे, इमरान खान को दिलाएं, हमारे किसी वजीर को दिलाएं, ये आपका बराए मेहरबानी इसको साजिशें समझा करें। फ्लैट्स हैं, आप जवाब देना आपको बनता है। अगर शहबाज शरीफ साहब के मुलाजमों के नाम 18,000 का मुलाजिम है, उसके नाम 43 करोड़ रुपए आता है, जवाब देना बनता है। जवाब दें, नाराज ना हो जी। जाएंगे फिर अदालत में। खान साहब के घर का सवाल उठाया, आवाज इतनी बुलंद तो बाला है कि किसी और की कराची तक आ रही है आपको आवाज उनकी है। ये बताएंगे जाएंगे फिर वज़ीर-ए-आज़म के घर पे सवाल उठा है, वो तो कह रहे थे मेरी आमदन इतनी नहीं है, मेरे घर का खर्चा नहीं चलता, ये तो आमदन से ज्यादा सासों का एक और फिट केस नहीं बनता फिर। वासी साहब, मैं अब आपसे क्या कहूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब के घर पे तो सवाल क्या, उनके बनी गाला के प्लॉट के ऊपर भी सवाल उठा है। वो पता नहीं कहाँ से वो बेचारी, उनकी जो जवाब दे के क्लियर करके आ गए मोहतरमा साहिबा जमाइमा, उन्होंने उनको बचा लिया वहाँ पर। उनकी जो फंड्स इकट्ठा किए शौकत खानम के ऊपर, उसके ऊपर इन्हीं के जो पुराने करते धरते थे, उन्होंने ही आज तक केस फाइल किया हुआ है। उसका जवाब नहीं आ सका है कि जी वो जो फॉरेन फंडिंग थी वो कहाँ गई, कैसे इस्तेमाल हुई। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब ये देते नहीं है। मसला ये है, अदालत चले जाएं आप भी, कहते हैं मुल्क बदल देंगे, 90 दिन के अंदर करप्शन खत्म कर देंगे, लेकिन जब इनके ऊपर सवाल उठते हैं, आटा चीनी चोरों के ऊपर सवाल उठते हैं, तो वो रिपोर्टें आ जाती हैं, उन पे कार्रवाइयां होती हैं, कमीशन बनते हैं जी। बाकी जो ऑपोजिशन के लोग हैं ठीक है तो पकड़ो और जेल ठीक है डालो, चले। कोई फोरेंसिक ऑडिट नहीं होता है। अज़मा बुहारी साहबा, आटा चीनी पे कमीशन बना, रिपोर्ट आएगी। अज़मा बुहारी साहबा, आज ठीक है, मैं जाते जाते एक सवाल उस्मा बुहारी साहब के सामने रखूंगा। आज परवेज रशीद साहब ने एक बड़ा सवाल उठा दिया हुकूमत से, वो क्या सवाल था, जरा सुनाइए। 22 अप्रैल को ये चंदा मांगा गया और 22 अप्रैल को ही उन्होंने एक
शख्सियत को, मैं उनकी शख्सियत पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं इनके अमल पे गुफ्तगू करना चाहता। इन्होंने फिर जिसको हमें बताया गया रिक्कत अमेज दवा करवाई, और रिक्कत अमेज दवा का नतीजा निकला जनाबे वाला, रिक्कत अमेज दवा का नतीजा निकला 22 अप्रैल तक ग्राफ जो था पाकिस्तान में इस बीमारी का वो मतवाजी चल रहा था। 22 अप्रैल को शूट करके ऊपर चला जाता। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल नहीं। बुहारी साहबा, ये हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? ये दुआ अल्लाह का और बंदे का मामला होता है। आप फैसला करेंगे, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं की इनकी। देखिए, ये बड़ा पहली तो बात यह है कि ये भी कोई वो नहीं होता कि आपको दुआ करने के लिए बुलाया जाए, आप वहाँ पर सियासी तकरीरें फरमाएं और उसके बाद आप हर वज़ीर आज़म के साथ आप बैठे होते थे, लेकिन आपको अचानक से जो है वो एक सादिक और अमीन लगने लगे और बाकी आपको बुरे लगने लगे। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि एहतसाब, इन्होंने कहा था हमसे शुरू होगा, नवाज का जनाजा भी इन्होंने ही पढ़ाया था बाय द वे। जी मुझे मालूम है जी, इसलिए मैंने कहा कि हर जगह घुसे होते थे, लेकिन अचानक से उनको उनकी वो सादिक और अमीनी की जो है वो खुद जो है गवाहियां देने के लिए भी तैयार है। माफ कीजिएगा, सादिक और अमीनी के बारे में इमरान खान साहब के बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, पता नहीं वो उनको पता है या जानबूझ के आपको भी वजीफे बताए थे इन्होंने। मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती जी। मैं नहीं समझती कि वो उसके ऊपर जो हमें टाइम जाया करना चाहिए। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि एहतसाब इनसे शुरू होना था, ना एहतसाब शुरू हो रहा है ना खत्म हो रहा है। फेक एनओसी के ऊपर जो 300 कनाल का बनी गाला बना ना, जिसके ऊपर लेके जाए ना, जिस तरह ये गए थे, मौजूद है। समर, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए कि आप किसी को इंटरप्ट नहीं करते, आप मुझे बात पूरी नहीं करने देते। अगर आप नहीं चाहते मैं बात ना, यही गला सदाकत भाई साहब भी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं। मेरे सवाल है, अदालत चले जाए, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो क्लियर हो। मैंने किसी को इंटरप्ट किया? चलिए बात कर रहे हैं। गुजारिश ये करी हूं कि जो बात मैं करना चाहती हूँ बराए मेहरबानी मुझे पूरी करने दीजिए, और वो ये है कि इनकी जो सादिक और अमीनी का सर्टिफिकेट है ना, आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, वो सुओ मोटो नहीं हो रहा है। ले आओ एप्लीकेशन खुद कि आ जाओ एप्लीकेशन लेके हम सुन लेंगे। और फेक एनओसी जो है उसके ऊपर बनी गाला जो है वो डिक्लेयर भी हो गया। जमाइमा का लेटर मौजूद है कि बेनामी थी, और उसके बाद शौहर को पैसे नहीं भेजती थी, वो राशिद खान को पैसे भेजती थी, लेकिन वो बड़ी ट्रेल जो है वो फैसला अदालत ने करना या टीवी ने करना? अदालत ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया और नवाज शरीफ को गैर सादिक, झूठा और बेईमान डिक्लेयर किया, तो हम क्या कर सकते हैं? आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।